नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और दोस्तों मैं फिर से लेकर हाजिर हूं रोजगार बैच की अगली क्लास, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री, सिंधु सभ्यता, बौद्ध, जैन धर्म और कुछ आपके महाजनपदों से क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कुछ PYQ हैं, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रखे हुए हैं जो परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इसे देखते हैं तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसकी बात की गारंटी देता हूं कि इसमें से 50% क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में छपेंगे। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, NTPC, पेट, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों इसमें से एज इट इज़ मिलेंगे, क्योंकि सबके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। बस एक बार आवाज़ वगैरह बता दीजिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग? बताएं दोस्तों, सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंपल शब्दों में ये पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता किस काल से जानी जाती है। क्या वो प्रागैतिहासिक युग है, क्या आद्य ऐतिहासिक युग है, क्या ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग है? बताएं दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग। आपको पता है दोस्तों कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका कैसे क्या है। एक मिनट दोस्तों, मैं कुछ समझा दूं आपको। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो पहला क्या है आपका? पूरा पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य, और थर्ड है दोस्तों नव। तो आपको पता है दोस्तों कि ये पूरा पाषाण तो टोटल पत्थरों का ही था। आपको पता है कि हमारे पूर्वज बंदरों की तरह थे, बंदरों की भांति थे। तो दोस्तों मध्य पाषाण युग में क्या आविष्कार हुआ था आपका? लोगों ने आग जलाना जान लिया था कि आग जलाना कैसे। वो पत्थरों को रगड़ के, आपने पिक्चर में देखा होगा, और पिक्चर में क्या वो क्यों ना विलियम ग्रिल्स, वो नहीं पत्थर रगड़ के, वो आधुनिक युग का आदि मानव है। तो पत्थर रगड़ से ऐसे उन्होंने आग जलाना जान गए थे। दोस्तों पशु पालना ये भी जान गए थे कि मतलब पशु से ऊन, मांस वगैरह जो रिक्वायरमेंट होती थी वो पशु पालना वगैरह भी वो जान गए थे। और नव पाषाण में दोस्तों मानव कृषि करना जान गया था और पहिए का आविष्कार हो गया था। तो दोस्तों 3 बातें स्पष्ट हो गई। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में कोई जानकारी नहीं थी, मध्य पाषाण काल में लोगों को आग जलाना आ गया था और पशुपालन आ गया था। और दोस्तों नव पाषाण काल में आपका पहिए का आविष्कार हुआ था और कृषि करने लगे थे हमारे पूर्वज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या जो प्राप्त शिलालेख है उससे वो स्रोत है? क्या मिट्टी के मोहरें जो प्राप्त हुई उसका वो स्रोत है? या फिर पुरातत्विक खुदाई है? या फिर उपयुक्त सभी? बताएं दोस्तों कि सिंध हड़प्पा संस्कृति जानकारी मतलब हमारे पहले भी कोई संस्कृति थी जो काफ़ी विकसित थी, नगरीय थी। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? मोहरों से मिलती है, जो शिलालेख प्राप्त हुए उससे मिलती है, या फिर पुरातत्विक खुदाई से जो अवशेष मिल रहे हैं उससे मिलती है? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति जानकारी का प्रमुख स्रोत प्राप्त शिलालेख मिले हैं, 1-2 शिलालेख भी मिले हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा जरूरी थोड़े है कि जितने भी हड़प्पा संस्कृति के नगर मिले हैं उसमें सब में शिलालेख ही प्राप्त हो। तो दोस्तों ये तो सटीक नहीं बैठ रहा है। अब मिट्टी के मोहरे कुछ ही जगहों पे, सिंधु सभ्यता कुछ ही जगहों पे मिट्टी के मोहरे प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों लेकिन पुरातत्विक खुदाई जो है
ये सब सभी नगरों पे लागू होती है। जहाँ जहाँ भी पुरातात्विक खुदाई हुई है वहाँ पे नगरीय अवशेष जो भी मिले हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पहले एक संस्कृति थी जो काफ़ी विकसित थी। जैसे आपका कालीबंगा, धौलागिर, बनावली, आलमगीरपुर, लोथल इत्यादि इत्यादि में से लोथल से आपका स्नानागार प्राप्त हो गया, अस्थिपंजर, घोड़े के अवशेष, फिर 7 अग्निवेदिका प्राप्त हुई कालीबंगा से, काली मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई। तो दोस्तों इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जो पहले की नगरीय व्यवस्था थी वो काफ़ी विकसित थी, और हमारे पहले कोई एक सभ्यता थी जो कुछ लोग विद्वानों का मानना है कि बाढ़ से ख़त्म हो गया, कुछ लोगों का मानना है कि कुछ एनवायरनमेंट चेंज हुआ, प्राकृतिक उथल पुथल से समाप्त हो गए, वो उसमें काफ़ी किंवदंतियाँ हैं। लेकिन मतलब इससे स्पष्ट हो जाता है पुरातात्विक खुदाई से कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हमें किससे प्राप्त होते हैं दोस्तों? पुरातात्विक खुदाई से। आगे देखते हैं, सिंधुवासी के समकक्ष सभ्यता थी। मतलब जिस तरह भारत में सिंधु सभ्यता थी, उसी के समकक्ष किसी और देश में कोई सभ्यता थी क्या? वो मिस्र की सभ्यता इसके समकक्ष थी, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकक्ष थी, या फिर चीन की सभ्यता थी, या इनमें से कोई नहीं? बताएं दोस्तों, इनमें से कौन सही है कि सिंधु सभ्यता की समकक्ष सभ्यता कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूं आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के समकक्ष सभ्यता कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कारण ये है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से ही होता था, और सिंधु सभ्यता के कई स्थलों से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु सभ्यता के समकक्ष कौन सी सभ्यता थी? आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। आगे चलते हैं। दिया है सूची 1, जिसमें सूची 1 में प्राचीन स्थल है सिंधु सभ्यता के। सेकेंड में पुरातात्विक खोज है कि मतलब उस सभ्यता से क्या क्या खोजे गए हैं, वो उसको सुमेलित करना है तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। और दोस्तों आजकल के एग्जामों में इस ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड काफ़ी चला हुआ है। हाँ, ये होते कुछ नहीं है, आपके फैक्ट क्लियर हैं, आपको आंसर पता है, तो ये चुटकी भर का काम है। लेकिन इतना बड़ा देख कर पहले ही डर जाते हैं लोग कि इतना बड़ा दे दिया मैच कॉलम करके, इसमें दिक्कत होती है। तो दोस्तों हमें घबराना नहीं है, बस आराम से उसको मिलाते हुए चलना है। तो दोस्तों दिया है लोथल। क्या लोथल से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ था? क्या कालीबंगा से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ था? धौलावीरा से पक्की मीट की बनी हुई हल प्राप्त हुई थी, या फिर बनावली से बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ था? इसमें बताएं दोस्तों कौन सा कूट सही है, ए, बी, सी या डी? आपके पास 30 मिनट है, बताएं। 30 सेकेंड है, सॉरी 30 सेकेंड है, बताएं। पढ़ लीजिए आराम से, बताइए। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, लोथल। लोथल कहाँ है आपका? गुजरात में। किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। ये आपका भोगवा नदी किनारे है लोथल। तो दोस्तों लोथल से क्या प्राप्त हुआ है आपको पता है? सबसे बड़ा स्नानागार या बंदरगाह। तो गोदीवाड़ा स्नानागार तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। लोथल से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? बंदरगाह। मतलब ये व्यापार का यहीं से काफ़ी होता था, काफ़ी बड़ा है, और स्टेडियम भी प्राप्त हुआ यहाँ से। तो दोस्तों लोथल से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? गोदीवाड़ा। तो आपका ए का कौन सा हो जाएगा? दूसरा। तो देखिए एक में 2 ऑप्शन दिया है, बी और डी। तो हमारा एक नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। केवल आपके पास कितने ऑप्शन बचे दोस्तों? 2। कालीबंगा सबको पता है दोस्तों क्या प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, और अस्थिपंजर अश्व के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कालीबंगा क्या हो जाएगा? जुता हुआ खेत। तो मतलब बी का पहला। तो बी का पहला ठीक, बी का पहला दोनों में है, वेरी गुड। धौलावीरा से दोस्तों क्या प्राप्त हुआ है? आपका बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। एकमात्र शिलालेख धौलावीरा से प्राप्त हुआ है दोस्तों, बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? धौलावीरा से। तो मतलब सी का चौथा। तो सी का चौथा कहाँ किस में दोस्तों? ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बी, बिकॉज इसी में केवल 4 है, इसमें 3 है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। और बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? पक्की मीटों की बनी हुई हल। तो दोस्तों क्या इससे स्पष्ट हो गया? लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा किस नदी किनारे है? भोगवा नदी। कहाँ पे है? गुजरात में। कालीबंगा किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे है। घग्गर नदी किनारे कहाँ पे है? राजस्थान में है। इससे क्या प्राप्त हुआ? जुता हुआ खेत, अश्व के अस्थिपंजर, आपके काली चूड़ियाँ,
धौलावीरा आपसे धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है, बड़े एकादश चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है। और बनावली से दोस्तों क्या प्राप्त हुआ है, पक्की ईंटों का बनी हुई हल जो हरियाणा में है। आगे चलते हैं दोस्तों। सूची, प्राचीन स्थल को पुरातात्विक खोज से मिलाना है। फिर सेम क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए बताइए कि हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, ये बताना है आपको। चलिए फिर आपको 30 सेकंड का समय मिलता है, बताएं दोस्तों। हड़प्पा से क्या जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, लोथल से आपकी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, या फिर मोहनजोदड़ो से सावधान प्राप्त हुआ, बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा से आपको क्या प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से आपको प्राप्त हुआ है क्या, समाधान। मतलब आपका ए का कौन सा हो जाएगा, 4 मतलब हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, क्योंकि एक ही ऑप्शन 4 में केवल है, ऑप्शन बी में। चलिए इसे देख लेते हैं। हड़प्पा कहाँ है दोस्तों, जितने में आपको दाड़ो हड़प्पा मिल जाए, सब कहाँ है, पाकिस्तान में है। कालीबंगा से आपको पता है जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, अभी बताया मैं राजस्थान में है। घग्गर नदी किनारे लोथल कहाँ पे, गुजरात। भगवा नदी किनारे गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, नर्तकी की मूर्ति जो एक कमर पे हाथ रखी हुई है। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है दोस्तों, आपका सिंधु नदी किनारे है और पाकिस्तान में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 4 1 2 3। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, क्या आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, क्या लोथल गुजरात में है, क्या कालीबंगा हरियाणा में है, क्या फिर रोपड़ पंजाब में है, बताएं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताएं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया, बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आलमगीरपुर कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी में है। और किस नदी किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे है ये भी सिंधु स्थल है। लोथल कहाँ है, आपको बताया था, गुजरात में है, भगवा नदी किनारे। कालीबंगा बताया था मैंने, तो यही दोस्तों हमारा असुमेलित है, बिकॉज ये हरियाणा में न, हरियाणा में कौन सा बनावली है। कालीबंगा कहाँ पे आपका, राजस्थान। पधारो मारो देश, राजस्थान में है। और रोपड़ कहाँ है दोस्तों, सतलज नदी किनारे है, और ये कहाँ पे है, पंजाब में। तो रोपड़ कहाँ है दोस्तों, सतलज नदी किनारे ये सभ्यता थी, और ये कहाँ पे है, ये पंजाब में है। तो समझ में आ गया। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में, राजस्थान में है, घग्गर नदी किनारे, और रोपड़ कहाँ है, पंजाब, सतलज नदी के किनारे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले देखते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द किस सभ्यता के लिए प्रयोग हुआ है, मेलुहा। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द किस सभ्यता के लिए प्रयोग हुआ, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु की सभ्यता, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। मेलुहा शब्द किस सभ्यता के लिए प्राप्त हुआ है, बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया। चलिए देखते हैं। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द किस सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। तो आपको पता ही है कि सिंधु सभ्यता के समकक्ष कौन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की। तो मेसोपोटामिया की भी समकक्ष कौन सभ्यता होगी, सिंधु सभ्यता। तो मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। सैंधवकालीन घोड़े की अस्थि पंजर किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, सुरकोतदा, कालीबंगन, लोथल, या उपयुक्त सभी, बताएं दोस्तों। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, सुरकोतदा, कालीबंगन, लोथल, या उपयुक्त सभी। बताएं दोस्तों।
उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो सेंधोक कालीन घोड़े के अस्थिपंजर किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों सुरकोतदा से भी प्राप्त हुआ है, कालीबंगन से भी प्राप्त हुआ है और लोथल से भी प्राप्त हुआ है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। और दोस्तों अगर मान लीजिए एग्जामिनर का मूड बदल जाए और ये क्वेश्चन पूछ दे कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो मांडा कश्मीर है। कौन सा है दोस्तों? मांडा कश्मीर। और पश्चिमी पूछे कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर। और सबसे दक्षिणी कौन सा है दोस्तों? दायमाबाद पाकिस्तान में है। और सबसे उत्तरी एक मिनट, सबसे उत्तरी कौन सा है दोस्तों? मांडा जो कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी कौन सा है? दायमाबाद जो पाकिस्तान में है। और ये पूर्व हो गया ना। और सबसे पूर्व कौन सा है दोस्तों? आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिम में कौन सा है? सुरकता डोर। तो दोस्तों इस मैप को आप ध्यान में रखिएगा कि उत्तर में कौन सा है? मांडा सिंधु सभ्यता का स्थल। दक्षिण में कौन सा है? दायमाबाद। पूर्व में कौन सा है? आलमगीरपुर। और पश्चिम में कौन सा है? सुरकता डोर। आगे चलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता? बताएं दोस्तों। स्वास्तिक चिन्ह अरे बनाते हैं ना ऐसे, दिवाली में बनता है ऐसे। ये किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता की, मिस्र की सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की या फिर वैदिक सभ्यता की? मुझे पता है आप में से 70% बच्चे यही कहेंगे ये वैदिक सभ्यता की देन है। तो दोस्तों अभी मैं बता दे रहा हूँ ये गलत है। स्वास्तिक चिन्ह वैदिक सभ्यता की देन नहीं है। उससे पहले ही स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग कर रहे थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता की। सिंधुवासी जो होते थे वो स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे, उनके लिए वो शुभ का कार्य करता था ये स्वास्तिक। जिस तरह आप कंफ्यूज हुए तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आगे ले जाएगा। बिकॉज एग्जाम में बैठने वाले अधिकतर लोग यही जानेंगे कि ये चूँकि ये स्वास्तिक की बात है तो वैदिक सभ्यता में पूजा पाठ होती थी, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, तो वैदिक सभ्यता में ही स्वास्तिक का प्रयोग हुआ होगा। लेकिन गलत है दोस्तों। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कब किस सभ्यता की देन है? तो सिंधु सभ्यता की देन है। आगे चलते हैं। सूची प्राचीन स्थल को सूची खोजकर्ता में सुमेलित कीजिए। मतलब मोहनजोदड़ो खोज किसने की, लोथल की खोज किसने की, बनामली की खोज किसने की, रोपड़ की खोज किसने की, ये आपको बताना है। इसका आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए। आपके पास 30 सेकेंड है, मिलाइए। इसको कर लीजिएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। लोथल की खोज किसने की थी दोस्तों? रंगनाथ राव। किसने की थी? रंगनाथ राव। और दोस्तों बच गया क्या? बनमाली और रोपड़। तो बनमाली खोज किसने की थी दोस्तों? यज्ञदत्त शर्मा। और रोपड़ रविंद्र सिंह बिष्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दूसरा, एक का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। हाँ, हमारा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? ए इज राइट। नेक्स्ट है हमारा, त्रयी शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम वैदिक सभ्यता में प्रवेश कर रहे हैं। ये कौन सा सभ्यता है दोस्तों? वैदिक। इसमें उत्तर वैदिक और वैदिक सभ्यता के क्वेश्चंस होंगे। त्रयी शब्द का अर्थ है। क्या त्रयी शब्द का अर्थ 3 वेदों के से लिया गया है? क्या त्रयी शब्द का अर्थ धर्म संघ युद्ध का है? या फिर त्रयी शब्द का हिंदू धर्म के 3 देवताओं से लिया गया है? या फिर
त्रयी शब्द का अर्थ है तीन मौसम, बताएं दोस्तों। त्रयी शब्द का अर्थ है, बताएं दोस्तों, बताएं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों त्रयी शब्द का अर्थ है तीन वेद। तीन वेद से का अर्थ है त्रयी, और त्रयी से शब्द का अर्थ क्या है, तीन वेद। कौन कौन से? आपको सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये बताने की जरूरत नहीं है, कई बार आपने पढ़ा होगा। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और दोस्तों क्या होता है? यजुर्वेद। तो त्रयी शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तीन वेदों से लिया गया है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में पाया जाता है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में पाया जाता है? बताएं दोस्तों। वर्ण व्यवस्था, चार वर्ण व्यवस्था है, जानते हैं। मुख्य ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और घुटनों से नीचे शूद्र। आपको पता है दोस्तों, चार वर्ण सिस्टम थी। चूंकि सिंधु सभ्यता में कोई वर्ण सिस्टम नहीं था, वहाँ पे क्या था? क्लासिफिकेशन था। जो धनी लोग रहते थे वो किले के नीचे रहते थे, और जो पैसे वाले थे वो किले में रहते थे। मतलब वहाँ पे कास्टिज्म नहीं था, वहाँ पे कैटेगरी बाई थी। धनी वाले नीचे रहते थे और यानी ऊपर रहते थे किलों में, और गरीब वर्ग के लोग नीचे रहते थे। अगर कोई गरीब वाले के पास पैसा हो जाता था, इनकेस वो भी अगर कमा के मेहनत करके पैसे वाला हो जाए, तो वो भी जाके किले में रह सकता था। लेकिन आपका वैदिक सभ्यता आते आते कास्टिज्म आ गया था कि ब्राह्मण अपना कर्मकांड करेगा, राजाओं के वहाँ पूजा पाठ इत्यादि करेगा। क्षत्रियों का काम होता था आपका युद्ध करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना। वैश्य का काम होता था शाही खजाने को देखभाल करना, मैनेजमेंट का कोटा वैश्य के पास होता था, शूद्र के पास उनके खेतों में काम करना इत्यादि इत्यादि काम होता था दोस्तों। जब आप इसमें चाणक्य ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उसके अर्थशास्त्र में भी पढ़ लेंगे तो आपकी जानकारी इससे मिल जाती है। तो दोस्तों सबसे अच्छा तो यही है ना कि कास्टिज्म से अच्छा था सिंधु सभ्यता। कितने होशियार थे लोग कि वो सब आपके मेहनत पर डिपेंड करता। आप भी मेहनत करके आप भी पैसे वाले बन जाइए। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता कहीं बेटर था आज की सभ्यता से। तो दोस्तों इसमें दिया है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद से में पाया जाता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है और उसी में पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था किस में पाया जाता है दोस्तों? ऋग्वेद में। आगे चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता को। क्या 7वां मंडल है, क्या 8वां मंडल है, फिर 9वां मंडल या 10वां मंडल? बताएं दोस्तों। कौन सा मंडल पूर्णतः समर्पित है किसको? सोम को। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपका 9वां मंडल। 9वें मंडल में मंडल से क्या आप समझ रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट और मंडल ये वाला नहीं है। मंडल का अर्थ है चैप्टर से, मतलब पढ़ते हैं ना अध्याय 1 अध्याय 2, उसी तरह चैप्टर है। ये मंडल का अर्थ क्या है? चैप्टर। तो चैप्टर 9 में किसके बारे में बताया गया है? केवल सोम देवता के बारे में बताया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? मतलब इन तीनों वेदों में, ये तो खैर वेद नहीं है, मनुस्मृति। ये पृथ्वी पर पहले मानव के रूप में जन्म लेने वाले कौन है? हम उन्हीं की संतान है। किसकी संतान है? मनु और शत्रुपा। तो मनु की संतान हम हैं, पुरुष वर्ग। शत्रुपा की संतान कौन है? स्त्री वर्ग। तो वही बोला है दोस्तों, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? क्या ऋग्वेद, क्या सामवेद, क्या अथर्ववेद? बताएं दोस्तों। मतलब इसका अर्थ यह है कि कौन से वेद में ऋग्वेद के एज इट इज उतार दिया गया है। मतलब उसके कुछ ही चैप्टर अपने हैं, बाकी सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। क्या वो ऋग्वेद है, क्या अथर्ववेद है, क्या वो सामवेद है, क्या फिर मनुस्मृति? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। सामवेद का संकलन किसके
पर आधारित है दोस्तों? आपके ऋग्वेद पर आधारित है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कि मतलब ऋग्वेद में क्या था? संगीत में स्रोत था, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड था, सामवेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण था, या फिर अथर्ववेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं थी? बताएं दोस्तों। आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी दीजिए दोस्तों आंसर। बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में आप इससे घबराइए नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको पता भी होगा, अभी पेट की एग्जाम हुआ है। हाँ, जितने बड़े बड़े नाम वाले थे सब टाई फिश हो गए हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको हलवा क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों, तो फिर तो आप भूल जाइए कि आप एग्ज़ाम क्रैक भी कर पाएंगे। पवन सर पढ़ाते देखते हैं ना, काफ़ी वन लाइनर बड़ा, ताकि हर क्वेश्चन उनके इन्फॉर्मेटिव होता था और आंसर तो होता ही था। तो दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में आए, नहीं तो मैं भी एक एक क्वेश्चन लेकर आ सकता हूँ एक स्लाइड में कि ऋग्वेद से क्या संबंधित है। इसमें हमें 5 क्वेश्चन बना सकता हूँ कि ऋग्वेद में क्या दिया गया है, यजुर्वेद में क्या दिया गया है, सामवेद में क्या दिया, अथर्ववेद में क्या दिया गया है। और कहने को मैं नंबरिंग गिना दूंगा, मैंने 50 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन कराए। तो दोस्तों वो सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है लर्न विद एडू फंडा नया चैनल है, लेकिन क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं। 10 क्वेश्चन के बजाय 5 ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लेकिन क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होनी चाहिए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद। तो दोस्तों स्रोत, सबसे प्राचीन पुस्तक कौन थी? स्रोत एवं प्रार्थनाएं की ऋग्वेद। और ऋग्वेद में क्या है दोस्तों? स्रोत एवं प्रार्थनाएं, जितने मंत्र वगैरह थे वो किस में थे? ऋग्वेद में। तो ए का चौथा। तो दोस्तों और किसी में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका एक ही ऑप्शन में मिल गया है, बी में ही ए का 4 है, बाकी किसी में नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मिलाते हैं दोस्तों। और यजुर्वेद में क्या है दोस्तों? यजुर्वेद में संगीतमय स्रोत है, संगीतमय स्रोत है आपका यजुर्वेद में। और सामवेद में क्या है दोस्तों? स्रोत एवं कर्मकांड, स्रोत एवं कर्मकांड, जितने भी विधि हैं पूजा कराने की इत्यादि इत्यादि, वो किस में दिए गए हैं? सामवेद में। और अथर्ववेद में क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है दोस्तों? अथर्ववेद। मतलब किसी भी राजनीति के विषय में जानना हो, इत्यादि के विषय में जानना हो, तो कौन सी पुस्तक है दोस्तों? अथर्ववेद। तो ये किसका, इसमें क्या दिया दोस्तों? तंत्र मंत्र एवं काला जादू जो दिया गया है, ये सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? अथर्ववेद। मतलब जितने भी होते हैं जादू टोटके इत्यादि इत्यादि, जो सूखा उखा टाइप के नहीं गांव में देखते हैं, तो उसकी सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में सबसे पुरानी, सबसे ज़्यादा प्राचीन है, और सबसे इसी में दिया गया क्या? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो क्या होगा दोस्तों? ऋग्वेद में क्या दिया गया है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में संगीत में स्रोत है, सामवेद में स्रोत एवं कर्मकांड, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आगे चलते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है? छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, या फिर केन उपनिषद, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं दोस्तों। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है? क्या वो छंदोग्य उपनिषद है, कंठोपनिषद है, या फिर केन उपनिषद है? दोस्तों मैं आपका और इजी कर दे रहा हूँ, छंदोग्य उपनिषद नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण भगवान से संबंधित है, कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। तो ये तो आंसर नहीं है, इसको तो मैं आप एक्स्ट्रा जानकारी ले लीजिए, कृष्ण से संबंधित है ये। तो ये तो नहीं होगा, या तो कठोपनिषद हो गया, फिर केन उपनिषद होगा। बताएं दोस्तों। नचिकेता और यम का संवाद आप सुने ही होंगे, जब उनकी माता जी का यमराज प्राण लेकर चला जाता है, तो छोटा बालक जाकर स्वर्ग के दरवाजे पर यम से पूछता है कि मतलब क्या कारण है, क्यों मतलब लेकर आए। उन्हीं के संवादों को, जो यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुई है, उसी के लेकर यहाँ पे बताया गया। तो दोस्तों किस में बताया गया है? कठोपनिषद में बताया गया है। नचिकेता और यम के संवादों किस में बताया गया है? कठोपनिषद में। अगला है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्न नदियों में से किसके साथ की जाती है? क्या ब्यास, रावी, चेनाब या झेलम? बताएं दोस्तों। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्न नदियों में से किसके साथ की जाती है?
वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? एक और आपको हिंट दे रहा हूँ दोस्तों, इसी नदी के ऊपर प्रेजेंट टाइम में कौन सी बात बनी है? धुलहस्ती परियोजना इसी नदी पर है। अब तो बता दीजिए। और इजी कर देता हूँ, ये कश्मीर की नदी है, धुलहस्ती बांध इसी पे है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों कौन सी नदी है वो? चेनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नदी है ये। तो वैदिक नदी अस्किनी के पहचान नदियों में किसके साथ की जाती है? तो चेनाब नदी के से। और इसी का पुराना नाम क्या है दोस्तों? अस्किनी। माने वैदिक सभ्यता में इसको क्या कहा जाता था? अस्किनी। और आपको पता है ब्यास को क्या कहा जाता है दोस्तों? बिपाशा। बिपाशा बसु नहीं, बिपाशा। कौन सा है दोस्तों? ये बिपाशा नदी। मतलब इसका प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। रावी को जानते हैं दोस्तों क्या कहा जाता है? पुरुषड़ी। और आपको ये पता ही है, आपकी इसी के किनारे तो हुआ था आपका कौन सा युद्ध? 10 राजाओं का युद्ध, जो महाराज वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में हुआ था, यही नदी है। और झेलम, झेलम को क्या कहा जाता है दोस्तों? बितस्ता। बितस्ता। और इसका एक और नाम है, क्या नाम है दोस्तों? हिदास्पस। हिदास्पस। और आपका फेमस जो, तो दोस्तों एक बार समझ लिए, फिर बताता हूँ मैं। ब्यास नदी को क्या कहा जाता है? बिपाशा। चेनाब नदी को क्या? ब्यास नदी को बिपाशा, चेनाब नदी को अस्किनी, रावी नदी को पुरुषड़ी और झेलम को बितस्ता या हिदास्पस। और आपको पता है दोस्तों झेलम नदी कहाँ है? इसके किनारे कौन सा जगह, कौन सा? लाहौर बसा हुआ है। लाहौर के किनारे झेलम नदी है। और झेलम नदी के किनारे भी कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? सिकंदर और पोरस की महान लड़ाई हुई थी, जिसमें पोरस विजेता नहीं बन पाया। सिकंदर विजेता बनकर भी उसको अपना राज्य वापस कर देता है। और ये वही नदी है दोस्तों, हिदास्पस। उसी के वहीं से तो जो सिकंदर था वापस चला आया, बिकॉज क्योंकि उसके बाद कौन सा शुरू हो जाता था? किसका राज शुरू हो जाता था? चाणक्य, मतलब मगध एम्पायर शुरू हो जाता था। इसके वजह से वो वापस चला आया। बहुत सारी उसकी कहानियाँ हैं, उस पर बना हुआ, लेकिन वीडियो लंबी बन जाएगी। तो फिलहाल इतना ही समझिए कि ब्यास की नदी क्या थी? बिपाशा। चेनाब को क्या बोलते थे? अस्किनी। रावी को पुरुषड़ी और झेलम को बितस्ता या हिदास्पस। अगर आगे चलते हैं, सूची। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम से मिलान एवं गलत मिलान का चयन कीजिए। इसे 4 नदियाँ हैं, इसमें ये 4 उसके आधुनिक नाम है। ये आधुनिक नहीं है, आधुनिक है ये। तो इसको मिलाना है दोस्तों कि कौन सा एक गलत मेल हो गया है, बताएं उसको। क्या कुंभा का नाम गंडक है? क्या पुरुषड़ी के नाम काबुल है? सदा नीरा को रावी बोलते हैं या शतुद्री को अस्किनी बोलते हैं? थोड़ा सा भी इसके पहले मतलब 10 सेकंड पहले वो लेक्चर सुने होंगे, बढ़िया से ध्यान दिए होंगे, तुरंत पकड़ लेंगे इसको कि कौन सा मैच गलत है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया। वो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुंभा ने तो क्या बोला जाता था? काबुल। काबुल नदी को क्या नाम था? वैदिक नाम क्या था? कुंभा। पुरुषड़ी को जानते हैं आप? रावी। सदानीरा को गंडक, जो गंडक बहती नदी है ना, उसका प्राचीन नाम क्या था? सदानीरा। और शतुद्री का सतलज बोलते थे, लेकिन अस्किनी किसको बोलते थे दोस्तों? चेनाब को। अभी बताया मैंने, अस्किनी का नाम क्या है? चेनाब। और शतुद्री को सतलज, सतलुज जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा एक और नदी थी सरस्वती, जिसको क्या नाम बोलते थे? नदी तरना, नदी तमा इत्यादि इत्यादि नाम, बहुत सारी नदियों नाम था। और वैदिक सभ्यता में दोस्तों प्राचीन में 2 ही नदियां मुख्य थी। एक प्रमुख नदी थी सिंधु नदी, और सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? आपकी सरस्वती नदी। जिस प्रकार इस समय गंगा माँ है, उसी तरह में उस समय कौन थी? माँ सरस्वती नदी। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, मानवीय नियम, कृत्रिम नियम या फिर सामाजिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत बताएं दोस्तों, रीत का क्या अर्थ है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है? क्या उसका अर्थ प्राकृतिक नियम होता है, क्या कृत्रिम नियम होता है, फिर मानवीय नियम होता है, या फिर सामाजिक नियम होता है? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम को क्या बोलते हैं? रीत। रीत का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक नियम।
एक मिनट दोस्तों, लग रहा है कुछ लाइट में दिक्कत आ गई है। एक मिनट एक मिनट, चलिए सही हो गया। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे किसे? प्राचीन भारत में निशाका किसे कहा जाता था? क्या स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था, गायों को कहा जाता था, तांबे को कहा जाता था, फिर चांदी के सिक्कों को कहा जाता था? बताएं दोस्तों, निशाका किसे कहा जाता था? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों निशाका स्वर्ण के बने जो आभूषण होते थे उसी को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? निशाका। निशाका मतलब स्वर्ण के बने आभूषण। गायों को पता ही है आपको क्या कहता था? अघन्या, मतलब जिसे मारा ना जाए, अघन्या। अघन्या किसे कहा जाता था दोस्तों? गायों को। आगे चलते हैं। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया में तिब्बत के मध्य एक व्यापारिक केंद्र था, या फिर वेदों के ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, यहाँ से प्राप्त अभिलेख में देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी बस 30 सेकंड है दोस्तों, जल्दी पढ़ के आंसर दीजिए इसका। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो बोगास कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया में तिब्बत के मध्य एक व्यापारिक केंद्र था। जी नहीं, ये गलत है। वेदों के ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। जी नहीं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। बोगास कोई। अगला है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? मतलब दोस्तों जो आर्यंस थे जिनके हम वंशज हैं, ऐसा माना जा, ऐसे कई विद्वान हुए, जैसे बिस्मित साहब हुए, आपका स्पेंसर हुए, बाल गंगाधर तिलक ने भी बताया था कि अलग अलग स्थान, किसी कोई बोला है कि मध्य एशिया से आए हैं, कोई पर्सिया से बोला था, कि इन्होंने अरब सागर से बोला था। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक ने, मैंने तो आंसर ही बता दिया आपको। चलिए, निम्नलिखित में से किसने आर्यों का आदि देश के बारे में बताया? मतलब कि आर्यों का आदि देश के बारे में किसने बताया है? क्या बाल गंगाधर तिलक हैं, विवेकानंद, एनी बेसेंट, जेम्स प्रिंसेप? दोस्तों मैं ही बता देता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक ने ही बताया था कि जो हमारे आर्यन है वो कहाँ से आए थे? आर्कटिका से। कहाँ से दोस्तों? आर्कटिका से इनका आगमन हुआ था, मतलब आदि देशों से ये आए थे। इसमें एनी बेसेंट आपको पता ही है, इसमें क्लियर कर दे रहा हूँ। एनी बेसेंट आपको पता ही, थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो भारत में प्रचलन किया इन्होंने ही किया था। ये प्रथम आयरिश लेडी थी जो जिन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता प्राप्त हुई थी। और पूछे कि प्रथम महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी, तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला तो आपको पता ही, सुचिता कृपलानी, सॉरी सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी नहीं, सरोजनी नायडू आपके सेकेंड, मतलब भारत की पहली महिला बनी। और आपके प्रथम महिला जो बोला जाए तो एनी बेसेंट जो आयरिश लेडी थी। और जेम्स प्रिंसेप आपको पता है दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ही है जो उसने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। विवेकानंद को पता ही है आपको, 1893 वाला शिकागो वाला जो, जहाँ पे इन्होंने जो प्रथम हिंदू विश्व सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन, उसमें इन्होंने भाग लिया था। और दोस्तों इस पर बड़ा एक अच्छी कहानी है कि जब ये जा रहे थे तो इनको बड़ा कम मौका मिला था, और इनका भाषण देने के लिए इंटरवल का समय मिला, और इस पर टॉपिक क्या दिया गया था इनको? 0। और उसी समय हमारे भागवत गीता को, सभी जितने भी पुस्तकें थी सबसे नीचे रखा गया था हमारे भागवत गीता को, और उसके ऊपर सारी किताबें थी, जितने बाइबिल भी, जितने भी देशों के पाक किताबें थी, सब बुक से नीचे किसकी किताबें रखी गई थी? भारत की भागवत गीता को। और उस पर वो भी इंटरवल में मौका दिया गया था विवेकानंद को बोलने के लिए, और इतने प्रभावशाली भाषण इन्होंने दिया था कि लगातार लोगों ने 6-7 घंटे तक सुना था इनको। आगे चलते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है? क्या सिंधु नदी है, यमुना नदी है, वितस्ता या फिर सरस्वती है? बताएं दोस्तों, किस नदी को कहा गया है? सिंधु नदी को, वितस्ता नदी को, यमुना नदी को, या सरस्वती नदी को? बताएं दोस्तों।
उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों मातेत्मा कह लीजिए, देवित्मा कह लीजिए, या फिर नदीत्मा, या फिर नदीतरना, ये किसका नाम है? सरस्वती नदी का नाम है। और आपको बताया था कि प्राचीन काल में 2 ही नदियाँ प्रमुख थीं, और सबसे प्रमुख नदी पूछे तो सिंधु नदी। कौन दोस्तों? सिंधु माने इंडस। और पवित्र नदी पूछे तो आपकी सरस्वती नदी। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? मैं बता चुका हूँ दोस्तों, टाइम नहीं लेंगे। पुरुषड़ी नदी के किनारे हुआ था, और जो आज की रावी कहलाती है। और ये कौन कौन थे, किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? इसको एक तरह से कह सकते हैं आर्यंस और लोगों के बीच में हुआ था, लेकिन माना जाता है कि ये विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में हुआ था। अगला है हमारा, उस उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार किस नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था? उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था? क्या गांधार में, क्या कौशाम्बी में, फिर कौशल में, या फिर चेदी में? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार किस नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था? तो कौशाम्बी में। कहाँ पे दोस्तों? कौशाम्बी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। अगला है हमारा, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। मतलब सभी उस समय के प्रमुख देवता थे, इंद्र, अग्नि, सोम, मारुत इत्यादि इत्यादि। तो सबको एक एक सूक्त मतलब श्लोक, कितने श्लोक दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त, ऋग्वैदिक जो पुस्तक वेद है हमारा, उस सबसे ज़्यादा श्लोक किसके बारे में लिखे गए हैं? क्या अग्नि को लिखा गया है, क्या इंद्र को लिखा गया है, क्या रुद्र को लिखा गया, फिर विष्णु को लिखा गया? बताएं दोस्तों। अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, या फिर विष्णु को? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो वेद में श्लोक समर्पित है इंद्र को, लगभग 250 श्लोक किसको लिखा गया है दोस्तों? इंद्र को। मतलब सबसे सर्वाधिक किसके बारे में लिखा श्लोक समर्पित है? इंद्र को। उसके बाद से अग्नि को कितना लिखा गया दोस्तों? लगभग 200, मतलब 200 श्लोक इन अग्नि को समर्पित है। और दोस्तों वरुण को, वरुण मतलब जल के देवता है एक तरह से हम कह सकते हैं, वरुण को कितना श्लोक समर्पित है? 30। मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि सर्वाधिक पूछा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक श्लोक किसको समर्पित है, सूक्त किसको समर्पित है? तो इंद्र को। कितने हैं दोस्तों? 250। और पूछे कि उसके बाद किसको समर्पित है? तो अग्नि को कितने श्लोक समर्पित हैं? 200। और वरुण देवता को कितने श्लोक समर्पित हैं दोस्तों? 30। आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते, ये हमारा जानते हैं टैगलाइन है दोस्तों। सत्यमेव, सत्य की हमेशा विजय होती है। आपने ये पहली बात तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, ये पूछ रहा है। शब्द कहाँ से लिया गया था? क्या वो मनुस्मृति है, ऋग्वेद है, भगवत गीता है, या मुंडक उपनिषद है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम्। तो वही पूछा है दोस्तों, सत्य में जो शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद, या मंडूक उपनिषद? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो सत्य में जो कहाँ से लिया गया दोस्तों? मंडूक उपनिषद से लिया गया है। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? मतलब जो महिलाएं जीवन भर शादी नहीं करती थी, उन्हें वैदिक सभ्यता में क्या कहा जाता था? क्या कुलप कहा जाता था, क्या अमाजु कहा जाता था, या फिर अघन्या कहा जाता था, या स्पस कहा जाता था? बताएं दोस्तों। अमाजु, कुलप, अघन्या, स्पस? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है दोस्तों? अमाजु। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं। तो वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था दोस्तों? अमाजु कहा जाता था। अघन्या आपको बताया दिया कि गाय को अघन्या कहा जाता था। और कुलप कहा जाता था दोस्तों, मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप।
मान परिवार के जो मुखिया सदस्य होता था उसको कहा जाता था कुल का कुलप कहा जाता था दोस्तों। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। क्या पूषण पशुओं का देवता होता था? क्या सोम वनस्पति का देवता होता था? क्या देव सबसे प्राचीन देवता या आकाश का देवता होता था, या मारुत वर्षा का देवता होता था? बताए दोस्तों। पूषण पशुओं का देवता, सोम वनस्पति का देवता, या फिर मारुत वर्षा का देवता? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो इसी तरह स्पष्ट है दोस्तों, पूषण मतलब पशुओं का देवता। सोम कौन सा देवता होता था दोस्तों? तो सबसे प्राचीन देवता और आकाश के देवता क्या बोलते थे? सोम। देव मतलब वनस्पति का देवता। मारुत आपका, अच्छा आपको सुमेलित करना है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सुमेलित करना है दोस्तों, मैं तो आंसर बता रहा हूँ। इसमें सब पहले से ही सुमेलित है, बस एक कोई गलत है, वही बताना है हमें। बताएं दोस्तों। पूषण पशुओं का देवता कहा जाता, सही है। सोम देव सबसे प्राचीन देवता, आकाश के देवता। मारुत वर्षा के देवता, तो ये भी सही है, ये भी दोस्त सही है दोस्तों। देव जो होता है सबसे प्राचीन देवता नहीं, ये वाला आपका ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं। महाभारत का पूरा नाम क्या है? रजमनामा, महाभारत, जय संहिता, या फिर पूर्व मीमांसा? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों महाभारत का पूरा नाम तो क्या है? जय संहिता। जय संहिता पुराना नाम है महाभारत का। और रजमनामा जो उर्दू में लिखा गया है उसे क्या बोलते हैं? रजमनामा महाभारत को। जो ट्रांसलेट किया गया है, इसको फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है रजमनामा, वो किसका ट्रांसलेशन है दोस्तों? महाभारत का। आपको पता है रामायण का भी ट्रांसलेशन किया गया था फारसी में, बदायूनी ने किया था। अगला है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है? उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका महापरिनिर्वाण, या फिर उनका प्रबोधन? बताएं दोस्तों, किस घटना को जाना जाता है? बुद्ध के जीवन के किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों बुद्ध के जीवन में किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम जाना जाता है? तो उनके जन्म को किसके नाम जाना जाता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन। एक किताब थी दोस्तों, इंटर में तो हट गया है, द लाइट ऑफ एशिया, उसमें दिया था कि महात्मा बुद्ध के शुद्धोधना पूरे उनके बचपन से, अब हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो स्वान वाला देखे ना, देवदत्त और प्रिंस वाला। तो दोस्तों बुद्ध के किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन नाम जानता है? तो उनका जन्म। और महापरिनिर्वाण क्या है दोस्तों? महापरिनिर्वाण क्या है उनका? और इनका गृह त्याग को किसके नाम जाना जाता है? महानिष्क्रमण को किसके नाम जाना जाता है? गृह त्याग के नाम से। और उनका महापरिनिर्वाण क्या है? जब उन्होंने क्या किया था, अपने ज्ञान मतलब उनको हुआ था, उनको महापरिनिर्वाण के नाम जाना जाता है। अगला है, निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से यह साक्ष्य मिलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश, या सातवाहन वंश? बताएं दोस्तों। फिर से सुन लीजिए कि किस राजवंश के अभिलेख से यह प्राप्त मतलब ज्ञान पता चलता है कि जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी है, और वो शाक्य वंश के थे। क्या वो मौर्य साम्राज्यों के अभिलेखों से प्राप्त होता है, या शुंग वंश के, या फिर सातवाहन, या फिर कुषाण वंश? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं।
तो निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से साक्ष्य मिलता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था? तो दोस्तों मौर्य वंश। और मौर्य वंश में किसके? तो अशोक के जो अभिलेख था उसका क्या नाम था? रुमनदेई। तो रुमनदेई अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी से था और वे शाक्य वंश के थे। ये सब किससे पता प्राप्त होता है दोस्तों? मौर्य वंश के अशोक के अभिलेख जो रुमनदेई में प्राप्त हुए हैं, रुमनदेई अभिलेख है, उसी से पता चल जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में संबंध लुम्बिनी से था, वे शाक्य वंश के थे, इत्यादि इत्यादि। कुषाण वंश, मौर्य वंश के जानते ही हैं आप। इसका चंद्रगुप्त मौर्य ही मतलब सबसे चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, अशोक हुआ, सारे महानतम राजा मौर्य वंश में अधिकतर हुए हैं। अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में। बताएं दोस्तों कहाँ दिया था? मतलब सबसे धर्म चक्र परिवर्तन मतलब सबसे पहला उपदेश जो था कहाँ पे दिया था? लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ या फिर वैशाली? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया। बड़ा आसान क्वेश्चन था दोस्तों। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म परिवर्तन किस स्थान पर दिया था दोस्तों? सारनाथ। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, तो दोस्तों ये क्या है? जन्म स्थान हो जाएगा आपका। सारनाथ में उनका धर्म चक्र परिवर्तन था। सर्वाधिक अच्छा आ ही गया, रहने दीजिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, कौशाम्बी में, राजगृह में या फिर श्रावस्ती में? बताएं दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, राजगृह में? बताएं दोस्तों कहाँ पे? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? श्रावस्ती में। अगर ये पूछे कि पहला उपदेश या फिर धर्म चक्र परिवर्तन पूछ दे तो सारनाथ। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था उनको? तो बोध गया, आपको पता है, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे अधिक भाषण दिए, मतलब उपदेश दिए। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। राजगृह में आपको पता है दोस्तों, राजगृह में बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगति हुई थी वो आगे बताऊंगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। वैशाली में भी हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए। हाँ आ ही गया दोस्तों कि राजगृह अजातशत्रु, वैशाली काला अशोक, अशोक पाटलिपुत्र, और ये क्या है? कश्मीर चंद्रगुप्त। एक मिनट दोस्तों, कुछ मिस्टेक। राजगृह अजातशत्रु, वैशाली काला अशोक। अच्छा नाम इधर उधर हो गया दोस्तों, ये इधर होना चाहिए तो ये इधर हो गया। ये चारों संगतियाँ जो बौद्ध संगतियाँ हैं ये दिया गया है। इसमें आपको मिलान करना है किसके किसके काल में कौन सी हुई थी। क्या जो राजगृह में बौद्ध संगति हुई थी वो क्या वो किसके किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। वैशाली में जो हुई थी उसका काला अशोक था, क्या अशोक का पाटलिपुत्र में, और फिर कश्मीर क्या चंद्रगुप्त में? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी? पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? राजगृह। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी पहली बौद्ध संगति, और कहाँ हुई थी दोस्तों? तो राजगृह में। दूसरी किसके समय हुई थी दोस्तों? तो काला अशोक। और वो कहाँ हुई थी दोस्तों? तो वैशाली में। पहली बौद्ध संगति राजगृह, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति काला अशोक, कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली में। और तीसरी बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो कुंडलवन कश्मीर, मतलब कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। अगर पूछे दोस्तों कि अशोक के बाद कौन सा ऐसा महानतम राजा है जिसने बौद्ध का प्रचार प्रसार कहा गया, चाहे द्वितीय महान अशोक भी कह सकते हैं, तो कौन था दोस्तों? कनिष्क। क्योंकि कनिष्क ही ऐसा राजा हुआ जो अशोक के बाद बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार
किया। आपको पता है कि अशोक जो था उसकी दो बच्चे थे, संघमित्रा और एक बच्चे का नाम था, देखिए दिमाग में नहीं आ रहा है, ये दोनों को ये इसने श्रीलंका, चाइना, इंडोनेशिया वगैरह भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो अगर जो पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राजा हुआ भारत का, चाहे महानतम राजा कौन सा हुआ जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार बृहद तरीके से और विदेशों में भी किया, तो सबसे प्रथम किसका नाम आएगा दोस्तों? अशोक का। उसके बाद से आपका कौन था? कनिष्क। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित है? बोध गया, लुम्बिनी, ऋषिपत्तन या कुशीनगर। इसको प्राचीन काल में कहा जाता कुशीनारा। बताएं दोस्तों। बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित कौन सा है दोस्तों? इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बोध गया। जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो किस नदी किनारे हुआ था? निरंजना नदी किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे। अगला है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। कूट का प्रयोग कर सम्मिलित कीजिए। मतलब उनके जन्म कहाँ हुआ, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, इत्यादि इत्यादि दिया है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में। हमें बताना है और कूट का प्रयोग करके कहना बताना है कि कौन सा कूट सही है। बताया दोस्तों, क्या जन्म उनका सारनाथ में हुआ था, क्या ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी, क्या प्रथम उपदेश उन्होंने लुम्बिनी में दिया था, या फिर निर्वाण उन्हें कुशीनगर में हुआ था? बताएं दोस्तों। You have 30 seconds for this question. उम्मीद है आपने आंसर दे दिया। चलिए देखते हैं दोस्तों, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। कूट का प्रयोग सीमित करना है। तो दोस्तों जन्म आपको सबको पता है कि जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। किसके वहाँ? राजा शुद्धोधन के वहाँ। किस वंश में? शाक्य। उनके पिता क्या थे? शाक्य गढ़ के प्रधान थे और इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था महात्मा बुद्ध को। ज्ञान प्राप्ति को कहाँ हुई थी दोस्तों? तो बोध गया में। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था दोस्तों? तो सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम जाना जाता है। और निर्वाण उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ दोस्तों? कुशीनगर में, जिसे प्राचीन नाम में कुशीनारा कहा जाता था। और आपको ये भी पता है कि शुक्र मद्दव मतलब सुअर का मांस खाने की वजह से एक धोखे में उनके एक शिष्य ने दे दिया था और महात्मा बुद्ध गाय उन्हें खा लिया और उनको रक्त अतिसार हो गया और वो जाके उनका निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ दोस्तों? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है दोस्तों? गोरखपुर मंडल के पास में, उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर आपका। तो हमारा क्या है दोस्तों? जन्म कौन सा कहाँ पे? लुम्बिनी। तो ए का तीसरा किस में है? तो केवल दोस्तों सी में है ए का तीसरा। इसी तरह से स्पष्ट हो जाता है ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ, निर्वाण कुशीनगर। और ये पूछ दे दोस्तों सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। इसी तरह ये भी पूछ ले, मान लीजिए एग्जाम में ऐसे मिलान करने के लिए आ जाए, या फिर एक तरफ दे दे राजाओं के नाम, एक तरफ दे दे आपका बौद्ध संगतियाँ कहाँ कहाँ हुई स्थल के नाम, या फिर ये भी ऐसा भी कर सकता है कि किसके काल में हुई और उस वहाँ पे कौन कौन सा स्थल था। तो आपको पता ही दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। किसके समय? अजात शत्रु शुरू की जाए दोस्तों, अजात शत्रु प्रथम बौद्ध संगति का में था, काला अशोक द्वितीय में था, तृतीय बौद्ध संगति में अशोक था और चौथे में कौन था? कनिष्क था। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। और महात्मा बुद्ध के प्रथम प्रिय शिष्य कौन था? आपको पता है दोस्तों? आनंद। अगला है त्रिपिटक क्या है? क्या बौद्ध काल की 3 पवित्र नदियां हैं? क्या 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? क्या फिर महावीर के उपदेशों का संग्रह या फिर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह? बताएं दोस्तों। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? बताएं दोस्तों। बौद्ध काल की 3 पवित्र नदियां, 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के उपदेशों का संग्रह या फिर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों त्रिपिटक क्या है आपका? बुद्ध के उपदेशों को क्या कहा गया? जो संग्रह किया गया उसको क्या कहा गया दोस्तों? त्रिपिटक कहा गया। जैसे दीर्घ निकाय, ये सब बुद्ध के संग्रह है। दीर्घ निकाय हो गया, दीर्घ निकाय।
मध्यम निकाय, फिर आपका क्या होगा दोस्तों, संयुक्त निकाय, आपका अंगुत्तर निकाय हो गया, खुद्दक निकाय हो गया। खुद्दक निकाय में आपके जातक कथाओं के बारे में दिया गया है। खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, आपका दीर्घ निकाय इत्यादि इत्यादि क्या है दोस्तों, ये आपके बौद्ध से संबंधित है। अभी इसमें से कोई भी दे दे। दीर्घ निकाय क्या है, किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से। खुद्दक निकाय बौद्ध धर्म से, इत्यादि इत्यादि सब क्या है दोस्तों, सब क्या है। अब आपको पता भी होगा कि अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी दोस्तों, मोगलीपुत्र तिस्स ने अभिधम्म पिटक रचना की थी। विनय पिटक की रचना किसने किसने की थी दोस्तों, तो उपाली ने की थी। विनय पिटक रचना उपाली ने, अभिधम्म पिटक रचना मोगलीपुत्र तिस्स। अगला है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज, अभी मैंने आपका नाम लिया था दोस्तों, द लाइट ऑफ एशिया, इसका इंग्लिश हो जाएगा द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया किसके किसे नाम पे किसे जाना जाता है, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, महात्मा गांधी को, या स्वामी विवेकानंद को, बताएं दोस्तों। इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। तो द एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है दोस्तों, गौतम बुद्ध को। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि विश्व, अगर भारत में देखा जाए तो तीन दो राजा महान हुए, कौन कौन, अकबर, विश्व विजेता सिकंदर और अशोक। तो अगर इसमें आपको ये करना पड़े, डिफरेंट करना पड़े कि इसमें सबसे महान कौन था, तो आप किसे महान कहेंगे, तो दोस्तों इन तीनों में सबसे महान था कौन, अशोक। क्यों, क्योंकि सिकंदर मरते दम तक उसने ये आकांक्षा नहीं छोड़ी थी, वो विश्व विजेता भले ही था लेकिन उसने हिंसा नहीं छोड़ी थी, वो दूसरे देशों को हड़पना चाहता था, हर राज्य को जीतना चाहता था। अकबर भी था, ठीक है, उसने ज़्यादा हिंसा नहीं की, कुछ जगहों पे उसने किया था, जो राजस्थान में कुछ किलों को करते समय कई बार साका भी उसके काल में हो गए थे। फिर भी उसने जीवन भर दूसरे के राज्य को हड़पना चाहा, या फिर हिंसा करके, या फिर अपने राज्य में विलीन करके। लेकिन अशोक उस समय दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाया, और कलिंग युद्ध के पश्चात विश्व विजेता अशोक जो था, एक तरह से उसके जैसा उतना पावरफुल पूरे विश्व में कोई नहीं था। वो चाहता तो किसी भी राज्य को अपने अधीन कर लेता, किसी राज्य को नष्टो नाबूद कर देता, लेकिन उस समय उसने शांति का मार्ग अपनाया था। अशोक उस समय शांति का मार्ग अपनाया था, जबकि वो खुद जानता था कि मुझसे शक्तिशाली अब कोई नहीं है पूरे विश्व में। अशोक शक्तिशाली उस समय कोई नहीं था कलिंग युद्ध के पश्चात। उस समय उसने शांति का मार्ग अपनाया। तो दोस्तों ये जानते हुए कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, और उस समय हम किसी के हित के बारे में सोचें, सबको शांति से देखें, अपने आप को मेंटेन किए रहें और सबसे नीचे बनकर रहें, तो दोस्तों ये समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। और मात्र एक ऐसा ही अशोक था जिसने ये सूचना निकाली थी कि हमारे राज्य की और लड़कियां दूसरे राज्य में शादी करेंगी, और दूसरे राज्य के लड़के हमारे वहाँ शादी करेंगे। इसने सबसे पहले विश्व शांति के रूप में ये निकाला था दोस्तों। तो इसलिए कह सकते हैं कि अशोक सबसे महानतम राजा था। अगला है, सूची 1 को सूची सुमिलित कीजिए, जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। तीर्थंकर प्रतिमा लक्षण कि मैंने आदिनाथ का वृषभ है, मल्लीनाथ का अश्व है, पार्श्वनाथ का सर्प है, या फिर संभवनाथ का जल कलश है। ये कंफर्म करना है दोस्तों कौन क्या है। आपको पता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, ऋषभनाथ, और अंतिम महावीर स्वामी। तो सबके अपने अपने प्रतीक हैं, किसी का सांप है, किसी का बैल, किसी का हाथी, किसी का कुछ, किसी का अश्व। तो वही पूछ रहा है किसमें, ये कभी कभी मिलाने में दे देते हैं दोस्तों, एग्जाम अक्सर पूछ ले जाते हैं कि कौन कौन से संबंधित है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया। चलिए देखते हैं दोस्तों, आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, ऋषभ मतलब बैल। मल्लीनाथ, तो इसको ऐसे याद कीजिए, मल जल, मल जल। तो दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा, जल कलश से। पार्श्व, पार्श्व और सर्प, पार्श्व और सर्प, तो इससे सर्प पे भी ऊपर र की मात्रा, इस पे भी, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा। संभव अश्व, वह दोनों में दोस्तों इसको ऐसे टैग कर सकते हैं। तो दोस्तों आदिनाथ का ऋषभ, तो ए का पहला कौन है, ए का पहला केवल दोस्तों एक ही में है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 4 3 2।
मतलब आदिनाथ का ऋषभ हो जाएगा, मलिनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प, संभवनाथ का अश्व और महावीर स्वामी का क्या होता है दोस्तों? महावीर स्वामी का क्या है? जो सबसे वीर कौन है? सिंह। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है? सिंह। और महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है दोस्तों? संस्थापक कहा जाता है किसका? जैन धर्म का। ऋषभ देव को क्या कहा जाता है? ये जैन धर्म के संस्थापक थे कोई। और उसके बाद से आदिनाथ को वास्तविक संस्थापक, महावीर को सबसे ज़्यादा महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और इन्हीं से लोग जाने लगे कि जैन धर्म भी है। और जैन धर्म को अपनाने वाला कौन सा शासक था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों। त्रिरत्न, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक धारण। बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चित्त किससे संबंधित है? तो आपका जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा अस्तेय मतलब चोरी न करना, ये सब, सम्यक चरित्र, सम्यक धारण, सम्यक ज्ञान, ये सब किससे संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से। भद्रबाहु भी किससे संबंधित था? जैन धर्म से। जैन धर्म में से ही संबंधित है क्या? दिगंबर और श्वेतांबर किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ये सब बातें दोस्तों याद रखिएगा। अगला है, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का नाम मिलता है? महावीर स्वामी, अरिष्टनेमि या ऋषभ देव? बताएं दोस्तों। या फिर बी और सी दोनों। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का नाम मिलता है? बताएं दोस्तों। महावीर स्वामी, अरिष्टनेमि, ऋषभ देव या फिर बी और सी दोनों? तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो ऋग्वेद में दोस्तों किसको नाम मिलता है? अरिष्टनेमि और ऋषभ देव। ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर थे, अरिष्टनेमि, इन दोनों का नाम किसमें मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी। आगे चलते हैं। सूची में सम्मिलित कीजिए। ये आपको पता है दोस्तों, 16 महाजनपद हमारे सिलेबस में है और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रीट हो, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, 16 महाजनपद आते ही आते हैं। तो वही पूछ रहा है दोस्तों किससे संबंधित है? क्या प्रद्योत जो राजा था वो मगध से संबंधित था? उदयन का सरोकार किससे था? वत्स से था। प्रसन्नजीत का अवंती से है, फिर अजातशत्रु कौशल से? बताएं दोस्तों। आपके पास 30 सेकंड है दोस्तों, बताएं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों प्रद्योत का संबंध किससे है? अवंती से। किससे है दोस्तों? अवंती से। और उदयन का संबंध किससे है दोस्तों? वत्स। मतलब उदयन जो राजा था वो कहाँ का था? वत्स से। उदयन से ही इसी ने दोस्तों वैशाली जो राज्य था उसी ने ही बसाया था। किसने? उदयन ने ही। उदयन इसका नाम है, कल मिसप्रिंट हो गया है। और प्रसन्नजीत कहाँ का राजा था दोस्तों? तो आपका कौशल से। कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत। और अजातशत्रु कहाँ का था? तो मगध। तो ये तो आसान था आपका, बिकॉज ये भी आपको पता होता अजातशत्रु, तभी इसको कर लेते क्योंकि अजातशत्रु मौर्य वंश का था और मौर्य वंश से इसका संबंध किससे था? मगध राज्य से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा पाटलिपुत्र बसाया था? हाँ दोस्तों, पाटलिपुत्र बसाया था कौन? मिस्टेक हो गया, मैंने बोल दिया वैशाली। पाटलिपुत्र बसाया था कौन? तो निम्नलिखित में से कौन सा राजा पाटलिपुत्र बताया दोस्तों? तो उदयन ने बसाया था। उदयन ने क्या बताया था दोस्तों? पाटलिपुत्र। आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, बताएं दोस्तों। और दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, उदयन को ही क्या कहा जाता है, पितृहंता। क्या कहा जाता है दोस्तों, पितृहंता। इसका अर्थ ये होता है कि इसने अपने पिता की हत्या की थी। किस तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको पितृहंता कहा जाता है। उसके बाद उदयन की हत्या किसने की थी, अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, बिंबिसार ने। तो दोस्तों है ना, जैसा करोगे एज यू सो शैल यू रिप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उदयन ने अपने पिता को हत्या की। उदयन की हत्या किसने की, अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या किसने की, बिंबिसार ने। दोस्तों कभी कंफ्यूज नहीं होना है, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग हैं। बिंबिसार क्या है, तो ये किसका लड़का था दोस्तों, तो आपका अजातशत्रु का लड़का था। और बिंदुसार किसका लड़का था, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। मतलब ये मौर्य वंश के थे, लेकिन क्या है आपका चंद्रगुप्त जो है का लड़का कौन था, बिंदुसार। और बिंबिसार किसका लड़का था, अजातशत्रु का। तो इसमें कौन हो जाएगा, उदयन। उदयन ने ही क्या बसाया था, पाटलिपुत्र। और इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, पितृहंता कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, दिग्ग निकाय या फिर खुद्दक निकाय, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बताने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में ही बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। आगे चलते हैं। छठवीं शताब्दी से पूर्व शक्तिमती की राजधानी थी, माहिष्मती नहीं है, शक्तिमती है। शक्तिमती की राजधानी थी पांचाल, अवंती, चेदी या कुरु, बताएं दोस्तों। छठवीं शताब्दी में शक्तिमती राजधानी थी। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों शक्तिमती की राजधानी कौन थी, तो चेदी। चेदी की राजधानी कौन थी, शक्तिमती। पांचाल की राजधानी कौन सी दोस्तों थी, तो अहिछत्तरपुर। पांचाल की राजधानी कौन थी, अहिछत्तरपुर। अहिछत्तरपुर। अहिछत्तरपुर किसकी राजधानी थी दोस्तों, पांचाल की। और आपको कुरु की राजधानी कौन सी दोस्तों, तो इंद्रप्रस्थ। ये तो इसी समझ में आना चाहिए, ये महाभारत से ही संबंधित इंद्रप्रस्थ। अरे कुरु राष्ट्र जिसको बोलते थे, तो इसकी राजधानी कौन थी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वही राज्य है दोस्तों जहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप हो गए, सांपों का पूरा प्रदेश था, जिसे बाद में पांडवों को कुरुओं ने दिया कि जाओ वहाँ पे बसाओ। फिर जब अर्जुनों ने बसा लिया और वहीं पे महाभारत का सूत्रपात हुआ, कहाँ पे, इंद्रप्रस्थ में। बिकॉज इंद्रप्रस्थ के में ही जब महल का निर्माण हुआ और सभी राजाओं को बुलाया गया, और वहीं पे दुर्योधन गया और द्रौपदी ने उसका मजाक उड़ा दिया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। वही इंद्रप्रस्थ है दोस्तों, यही महाभारत का कारण था, इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, इंद्रप्रस्थ। और अवंती की राजधानी कहाँ दोस्तों, तो उज्जैनी। उज्जैनी कॉलेज या फिर माहिष्मती। बाहुबली वाले माहिष्मती नहीं दोस्तों, उज्जैनी या फिर माहिष्मती या माहिष्मती। कंफर्म हो गया दोस्तों। पांचाल की राजधानी अहिछत्तरपुर, चेदी की राजधानी शक्तिमती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और अवंती किसकी राजधानी थी आपकी, माहिष्मती या फिर उज्जैनी की। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन विशिष्ट रूप से हुआ है, पतंजलि, पृथ्वीराज रासो या फिर मुद्रा राक्षस, बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्णन का विशिष्ट रूप से हुआ है, तो दोस्तों मुद्रा राक्षस में। और किसके ने लिखा है दोस्तों इसको, तो विशाख दत्त ने इसको लिखा है। विशाख दत्त ने इसको लिखा है दोस्तों, विशाख दत्त। और किसके बारे में दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसका नाम क्या है, मुद्रा राक्षस।
पतंजलि आपको बताइए कि योग की सबसे पुरानी किताब कौन है, योग सूत्र की सबसे पुरानी किताब कौन है, पतंजलि। बाबा रामदेव वाले नहीं, बाबा रामदेव ने तो उसको अडोप्ट किया है पतंजलि को, ये बहुत पुरानी किताब है। और पृथ्वीराज रासो जानते हैं आपको, यही वही पृथ्वीराज रासो है, 4/14 गज अष्टुंगली प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान अहमद चुको चौहान। मतलब ये पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो उनका मित्र भी था, उनका मंत्री भी था, और दोनों, बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, मित्रता की सबसे बड़ी मिसाल चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान, दोनों का एक ही साथ जन्म हुआ। चूँकि ये राजघराने संबंध नहीं रखता था चंद्रबरदाई, लेकिन दोनों के एक ही साथ जन्म हुआ, दोनों एक ही साथ खेले, एक ही साथ बड़े हुए। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का मंत्री भी था। और उसके बाद जब मोहम्मद गजनी में हमला करके जब पृथ्वीराज चौहान को लेकर चला गया, फिर पृथ्वीराज चौहान को से मिलने के लिए कौन चला गया, चंद्रबरदाई, अपने पुत्र को बैठाकर चंद्रबरदाई। चूँकि जब चंद्रबरदाई जब पृथ्वीराज चौहान से जब मिलने गया था तो उस समय पृथ्वीराज रासो अभी वो लिख रहा था, पूरा नहीं हुआ था, तो बाद की जो बचे हुए लाइन थे कौन लिखा, उसका पुत्र लिखा। और चंद्रबरदाई चला गया था उससे मिलने के लिए, वहीं पे उसने कहा कि हम योद्धा हैं और योद्धा के भांति मरेंगे। जब दोनों आँख उसका पृथ्वीराज चौहान का फोड़ दिया था, तब उसने कहा कि मेरा चंद्र आ गया, मेरा चंद्र आ गया। तो वही 4/14 गज अष्टुंगली उंगली प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान अहमद चुको चौहान। ये बहुत, चलिए बात की बात है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके काल में डिमेकस भारत आया था, किसके काल में डिमेकस भारत आया था, बताएं दोस्तों, किसके काल में डिमेकस भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के, कनिष्क के, बिंदुसार के, या फिर अशोक के, बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, तो किसके काल में डिमेकस भारत आया था, तो बिंदुसार के। बिंदुसार किसका लड़का था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। और आपको पता होगा दोस्तों कि इसका बिंदुसार नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को भी इसके बिना बताए हुए जो इसका गुरु कह लीजिए या फिर पिता समान कह लीजिए, जो कौटिल्य थे, चाणक्य था, इसे के खाने में हमेशा जहर देता था, थोड़ा थोड़ा जहर देता था, ताकि चंद्रगुप्त इतना शरीर उसका इतना परिपक्व हो जाए कि ताकि इसे भविष्य में कोई इसे मारने के जहर देता है, क्योंकि उसमें राजघराना बड़ा चलता था दोस्तों। जैसे आपके दयानंद सरस्वती को आप जानते हैं, जिन्होंने वेद प्रकाश लिखी थी, वेद प्रकाश इत्यादि की जो रचना की दयानंद सरस्वती, उनको भी जहर देकर ही मारा गया था राजस्थान में। एक राजघराने की पुत्री थी, उन्होंने दे दिया था, अजमेर में हो जाते थे, मर गए थे। तो दोस्तों उसमें बड़ा चलता था उस समय। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य थोड़ा थोड़ा खाने में जहर देता था ताकि उसका शरीर परिपक्व हो जाए। एक दिन क्या हुआ, चाणक्य बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी, मतलब चंद्रगुप्त की पत्नी जो हेलेना थी, सेल्यूकेटस निकेटर की जो बहन थी, उसी शादी हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो हेलेना थी, वो खाने लेकर आई, तो चंद्रगुप्त कुछ हो सकता है कोई किसी कार्य में बिजी हो, तो बोल दिया मैं भी बाद में खाऊंगा। तो उसकी पत्नी ने उसको निवाला एक तोड़ के खा लिया, उसका शरीर सारा नीला पड़ गया। जब ये बात चाणक्य को पता चली, वो जब राज दरबार वैद्य को बुलाया, तो वो तो ठीक तो हो गई, लेकिन तब तक वो प्रेग्नेंट थी और उसका वो जहर जो था वो उसके पुत्र के यहाँ पर आ चुका था, उसके मतलब माथे पर आ चुका था, इसलिए उसका नाम रखा गया दोस्तों बिंदुसार। मतलब उसके इस बूंद में ही पूरे जीवन का सार है, इसलिए उसका नाम क्या था दोस्तों, बिंदुसार। और आज का डिमेकस, और दोस्तों बिंदुसार के ही काल में डिमेकस भी आया था, और कौन आया था, डायनोसियस भी आया था। डिमेकस और डायनेसियस, ये दोनों किसके काल में आए थे दोस्तों, तो बिंदुसार के काल में आए थे, डायनेसियस। तो पूछे कि डिमेकस भारत कब आया था, किसके काल में, तो बिंदुसार के, और डायनेसियस भी किसके काल में आया था, तो बिंदुसार के। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कलिंग शिलालेख से, अशोक का तिगनार शिलालेख, रुद्रदमन का जूनालग शिलालेख, या फिर अशोक का सोपारा लेख, बताएं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी बताइए, किस अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कलिंग शिलालेख से, अशोक का तिगनार शिलालेख से, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख से, या फिर अशोक का सोपारा शिलालेख से। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, तो किस अभिलेख से प्रमाणित मिलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो दोस्तों रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख जो है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके आने वाली वीडियो में मैं दक्षिण का इतिहास लेकर आऊँगा, जो कुछ चोल वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट इत्यादि। उसके बाद से हम मेडिवल हिस्ट्री,
मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। मतलब ये जो रोजगार बैच की जो क्लास है, अगर आप एक भी क्लास देखते हो तो एक क्लास से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और आपको इस बात का मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से कम 50% क्वेश्चन जो हैं, जो मैं एक्सप्लेन किया वो और जो क्वेश्चन के रूप में थे वो आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें, खुश रहें, धन्यवाद।